हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हमारा यूनिट 3 का लेक्चर 3 है। आज का जो हमारा टारगेट है वो है ये टॉपिक्स, क्या हाउ टू फेच वर्ड फ्रॉम मेमोरी। हम मेमोरी से एक वर्ड को कैसे फेच कर सकते हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सब रूटीन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, और AKTU के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से वो सारे मैं आपको बताऊंगी और वो इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फेचिंग अ वर्ड फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से एक वर्ड को देखो, जो आपका जैसे सपोज ABC, यानी कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में डेटा वर्ड्स की फॉर्म में डिवाइड होता है, तो उस वर्ड को आप कैसे फेच कर सकते हैं उसके स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन ब्रांच इंस्ट्रक्शन एंड कॉल इंस्ट्रक्शन, सब रूटीन या कॉल सब रूटीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके दोनों सेमेस्टर में आए हुए हैं। आप चाहे कॉल सब रूटीन इंस्ट्रक्शन बोल दो या सब रूटीन इंस्ट्रक्शन बोल दो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये AKTU 19-20 में आया हुआ है, ये 14-15 में आया हुआ है, ये 19-20 में, यानी कि ये टॉपिक आपका अभी करंट कुछ टाइम से आ रहा है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, अगर आप सीख लेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। ये दोनों आपके 7 मार्क्स के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो। हाउ टू फेच अ वर्ड फ्रॉम मेमोरी। टू फेच इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम द मेमोरी। आप किसी इंस्ट्रक्शन को, किसी डेटा को, किसी भी चीज को फेच करना चाहते हैं, प्रोसेसर ट्रांसफर द रिक्वायर एड्रेस टू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यानी कि भाई देखो, आप किसी वर्ड को, किसी इंस्ट्रक्शन को, किसी डेटा को मेमोरी से निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले मेमोरी में वो एड्रेस तो पता होना चाहिए जहां पे वो वर्ड, वो इंस्ट्रक्शन या कोई भी चीज रखी हुई है। तो सबसे पहले आपको वो एड्रेस देना होगा जहां पे मेमोरी में वो लोकेशन पे, किसी लोकेशन पे जहां पे वो वैल्यू, वो डेटा या इंस्ट्रक्शन पड़ा है, उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को आपको किस में स्टोर करना है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, जिसका आउटपुट जो है कनेक्ट होता है एड्रेस लाइन से मेमोरी बस की। ये तो आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि मेमोरी बस में, आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा, मेमोरी बस में 3 बसेस और होती है। सिस्टम बस के अंदर 3 बस होती है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। उसको हम एड्रेस लाइन, डेटा लाइन और कंट्रोल लाइन भी बोल सकते हैं। यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ही एक ऐसा रजिस्टर है जो मेमोरी बस या सिस्टम बस की एड्रेस लाइन से कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको एड्रेस लाइन में, या फिर कह सकते हैं आपको एड्रेस बस पे डेटा रखना होगा, वो मतलब लोकेशन रखनी होगी, वो एड्रेस रखना होगा। वो आप किसके थ्रू रख पाएंगे, सिर्फ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की हेल्प से। इसलिए सबसे पहले जिस भी लोकेशन से मेमोरी की आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए, पहले वो लोकेशन का एड्रेस आपको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में रखना है। एट द सेम टाइम प्रोसेसर इशू रीड सिग्नल ऑन द कंट्रोल लाइन ऑफ द मेमोरी। यानी कि जिस टाइम पे आप मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को वो एड्रेस देते हो, सपोज एक एड्रेस है जिसपे कि आपका वो इंस्ट्रक्शन पड़ा है, जो कि आप किस पे रख देते हो, एड्रेस लाइन पे, यानी कि ये कहाँ पुट हो गया, ए पे। उसी दौरान जो आपका प्रोसेसर है वो कंट्रोल लाइंस पे या कंट्रोल बस पे रीड का एक सिग्नल भेजता है कि इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी है, जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ा है, उसे किस में डाल दो, डेटा बस पे। क्योंकि डेटा बस ही तो वो बस है जिसके थ्रू आपको वो डेटा मिल जाता है। When the requested data received from the memory, they are stored in memory data register। यानी कि डेटा बस से जो डेटा है वो मेमोरी डेटा रजिस्टर में स्टोर हो जाता है, या इसको आपने पहले उसमें पढ़ा है मेमोरी बफर रजिस्टर। इन दोनों में से कहीं जगह मेमोरी बफर रजिस्टर यूज होता है, कहीं जगह मेमोरी डेटा रजिस्टर। MDR का मतलब होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, फ्रॉम MDR दे आर ट्रांसफर टू अदर रजिस्टर। यानी कि सबसे पहले जब मेमोरी से डेटा उठ के आता है, सपोज आपने एड्रेस तो भेज दिया जिस एड्रेस पे आपका इंस्ट्रक्शन या आपका वर्ड या कोई भी डेटा पड़ा है, और आपने कमांड भी दे दी कि आपको रीड करना है। रीड करने के बाद जब डेटा बस में वो डेटा आ गया है, तो आपको डेटा गेट करने के लिए सबसे पहले जो रजिस्टर की नीड होती है वो मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है, और मेमोरी डेटा रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे पहुंच सकता है वो डेटा आसानी से।
MFC यानी कि एक तरह का मेमोरी फंक्शन कंप्लीटेड है, यानी कि एक तरह का ये भी एक सिग्नल है, यानी कि एड्रेस डिवाइस सेट MFC to 1 to indicate the content of the specified location has been read and are available on the data line of the memory bus। यानी कि आप सपोज एक प्रोसेसर हूं, मैंने एक कमांड दे दी कि भाई इस एड्रेस पे जाके आपको ये वाला डेटा रीड करना है, मतलब इस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा है उसको रीड करना है। तो प्रोसेसर को कैसे पता चले कि भाई वो जो डेटा है वो डेटा बस पे आ चुका है, यानी कि वो रीड हो चुका है। उसके लिए आपने एक सिग्नल का यूज किया, उस सिग्नल का नाम है MFC, मेमोरी फंक्शन कंप्लीटेड। ये जब 1 हो जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में MFC की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब ये वैल्यू 1 हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका डेटा है वो रीड हो चुका है उस मेमोरी लोकेशन से और वो डेटा लाइन पे प्रेजेंट है मेमोरी बस की। आप उसे कॉपी कर लो किसमें, मेमोरी डेटा रजिस्टर में, या पहले कॉपी हो जाता है और MFC की साथ साथ वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक तरह का इंडिकेशन है। जैसे सपोज आपको ये बोला गया है कि आपको बेटा ये काम कंप्लीट करना है, तो अब आप ही तो बताएंगे कि ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही MFC एक तरह की सिग्नल लिया गया है, एक तरह का इंटरप्ट मान लो, सिग्नल ले लो, जो ये बताता है कि आपको जो भी डेटा चाहिए था इट इज अवेलेबल और रीड फ्रॉम मेमोरी और इट इज अवेलेबल ऑन द डेटा बस। ठीक है, अब कंसिडर द इंस्ट्रक्शन। सपोज आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया है मूव, ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इट इज द एड्रेस। ठीक है, ये क्या है, एड्रेस है, यानी कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज हुआ है, यानी कि R1 ने वो एड्रेस होल्ड कर रखा है जहां पे आपको कोई वैल्यू मिलेगी, यानी कि R1 एक्चुअल एड्रेस नहीं है। आपको देखो, मुझे पता है कि ये चीज आपको तब समझ आएगी जब आप यूनिट 1 को रेफर करेंगे। ये बात मैं रिपीटेडली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूनिट 1 में ही इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और बसेस, इनका कंसेप्ट दे रखा है। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट यूनिट 1। एटलीस्ट आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि कंट्रोल बस क्या होती है, डेटा बस क्या होती है और एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, क्योंकि वहां पे कंप्लीट डिटेल दे पाना पॉसिबल नहीं है, वो आपको यूनिट 1 को ही गो थ्रू करना पड़ेगा और कुछ कंसेप्ट यूनिट 2 के जो लास्ट के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है ये। ठीक है, ये आपने अगर यूनिट 1 पढ़ी है तो आपने ये मूव देखो, ये मूव अलग है, ये मूव अलग है। यहाँ पे लिखा है MOVE, ये कह रहा है कि इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी है उस पे इसे इसमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि R1 के देखो R1 में जो वैल्यू पड़ी है, ऐसे समझो, मैं आपको बताती हूँ। R1 में सपोज पड़ा है A, तो A को आपको डालना है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, यानी कि R1 खुद एड्रेस नहीं है। R1 में जाके आपको वो एड्रेस मिलेगा जिसपे आपका डेटा, वर्ड या कुछ भी प्रेजेंट है, यानी कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यानी कि R1 इज नॉट द एड्रेस वेयर यू गेट योर ऑपरेंड, R1 इज द एड्रेस where you will get that memory address where you will get your operand। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है this represent indirect addressing mode। R1 hold a address, R1 ने एक एड्रेस को होल्ड कर रखा है। वो एड्रेस क्या है, इफेक्टिव एड्रेस है, जहां पे आपको जाके आपका क्या मिल जाएगा, ऑपरेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसका मतलब क्या है, R1 में जाकर, R1 पे जाकर जो आपको एड्रेस मिलेगा उसे आपको क्या लिखना है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। सपोज मैं आपको करके दिखाती हूँ, R1 में पड़ा है A पे जाकर मेमोरी में आपको मिलेगा आपका ऑपरेंड। तो इस A को आपको किस में डालना है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, और रीड ऑपरेशन उस टाइम पे परफॉर्म हो जाएगा। रीड ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो आपका प्रोसेसर है वो कंट्रोल सिग्नल भेज देगा कि भैया
इस एड्रेस पे जाके मेमोरी में से ऑपरेंड या डेटा को या फिर किसी वर्ड को क्या कर लो, रीड कर लो एंड लोडेड इनटू द एमडीआर, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, एमडीआर में, एंड वेट फॉर द एमएफसी रिस्पॉन्स फ्रॉम द मेमोरी, यानी कि एमएफसी की वैल्यू जब तक 1 नहीं हो जाती तब तक आपको वेट करना है। जब एमएफसी की वैल्यू 1 हो जाती है तो जो एमडीआर में वैल्यू पड़ी है उसे किस में डाल दो, R2 में। ऐसे समझो एज एन जो ये लिखा हुआ है, देखो इसका मतलब है आपके पास ये रजिस्टर सेट है, R1 वो लोकेशन है जहां पे आपको ये एड्रेस है, ये आपकी मेमोरी है, यहाँ पे आपका एक वर्ड पड़ा है। तो सबसे पहले ए को आपने किस में डाल दिया, आपने एमडीआर में डाल दिया, और साथ साथ जो आपका सीपीयू है उसने कंट्रोल लाइन पे कमांड दे दी कि आपको ना ये जो एड्रेस है जो कि ए किस पे पड़ा है, एड्रेस लाइन पे, क्योंकि एमडीआर से हम MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR जो ये पड़ा है ये एड्रेस A, इस पे जाके आपको रीड करना है, और रीड का मतलब है कि वो जो है किस पे अवेलेबल हो जाएगा, डेटा बस पे, और डेटा बस से वो कहाँ कॉपी हो जाएगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर, किसी में भी कॉपी हो जाएगा। और कॉपी होते ही आप वेट करोगे एमएफसी, यानी कि आपका एक सिग्नल है, क्या वो 1 है, 1 का मतलब है कि हाँ आपका वो डेटा मिल गया है, वो डेटा कॉपी हो गया है। कुछ जगह एमएफसी का यूज किया जाता है, देखो 2 तरह से समझाया जाता है, कई बार आपको वो बोलते हैं कि क्लास में या कॉलेज में कई जगह वो बोलते हैं कि वो डेटा बस पे अवेलेबल है या वो इसमें कॉपी हो गया, तो दोनों ही चीजें सही हैं। जब एमएफसी 1 हो गया इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा हुआ है उसे आप किस में कॉपी कर देते हो, R2 में। यही वो कहानी है जो ये लिखा हुआ है, यानी कि R2 के एड्रेस पे R1 में जाके जिस जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे किस में कॉपी कर दो, R2 में। ये यही तो कहना चाह रहा है और यही चीज ये कहानी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो ये आपके स्टेप्स हो गए, बट इसे सही तरीके से टेक्निकल वे में कैसे लिखते हैं वो ये है कि देखो R1 आउट, यानी कि R1 में जाकर जो भी वो है, R1 आउट का मतलब है कि R1 में देखो आप रजिस्टर सेट है R है, R1 से डेटा उठ के किस में जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, इन R1 से डेटा आउट हो रहा है और किस में इन हो रहा है, MAR में, और साथ साथ रीड ऑपरेशन, यानी कि डिजायर्ड एड्रेस इज लोडेड इनटू MAR एंड रीड कमांड इज इशूड, किसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू, किस में दिया, कंट्रोल बस में दिया, और ये वाला जो डेटा है ये कहाँ पे पड़ा होगा, एड्रेस बस पे, ठीक है। अब MDR इन, यानी कि जो भी डेटा आपको डेटा बस से या डेटा बस में मिला है वो कहाँ आ जाएगा, MDR में, यानी कि MDR में क्या हो रहा है, इन हो रहा है, और वेट कर रहे हैं MFC का, यानी कि लोड MDR फ्रॉम मेमोरी बस एंड वेट मेमोरी बस, यानी कि डेटा बस, मेमोरी बस का मतलब यहाँ पे क्या है, डेटा बस, और MFC के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं जो मेमोरी प्रोवाइड करती है। जब MFC का रिस्पॉन्स 1 हो जाता है तो जो MDR में आपका डेटा पड़ा है लेट x, उसे आप आउट कर देते हो, निकाल के किसमें भेज देते हो, R2 में, यानी कि लोड R2 फ्रॉम MDR। इनका मतलब है उसके अंदर डाला जा रहा है, आउट मतलब कहीं और पे भेजा जा रहा है। तो ये है आपके टेक्निकल वर्ड्स का मीनिंग। तो ये आपका, ये कह सकते हैं ये एक नॉन टेक्निकल वे है या एक सिंपल वे है लिखने का, पर अगर ये सही से लिखना है तो ये। अब देखो अगर आपको लगता है कि आप ये भूल जाओगे इन आउट, या हो जाता है कई बार, एक नॉर्मल है, अगर आपको लगता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके नंबर अच्छे आए, पूरे दे फैकल्टी, तो ये स्टेप्स लिखना, ठीक है। वो भी लिख दो और ये भी लिख दो। वो चीज मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि कई बार बच्चा ये आउट इन ही भूलता है ना, क्योंकि यहाँ तो आपको डायरेक्ट समझ आ रहा है कि R1, और इसका मतलब है R1 लोकेशन
फर्स्टली you have to go to R1 location and get the value or address which is present इन R1, यानी कि R1 में जो डेटा पड़ा है उसको डालना है MAR में। ठीक है, अब यही एक डायग्राम दे रखा है छोटा सा। देखो मेमोरी, आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर से डेटा, देखो मेमोरी रजिस्टर से डेटा अगर यहां जाएगा मतलब कि मेमोरी बस पे, तो ये वाला सिग्नल मेमोरी आउट, MDR आउट आपका एक्टिव होगा। अगर मेमोरी से डेटा इधर आ रहा है तो क्या होगा, ये वाला एक्टिव होगा MDR, ये तो लिखा है आउट, ये है इन। ठीक है, नॉर्मली जब आप किसी वर्ड को फेच करना चाहते हैं तो MDR में डेटा आता है कहां से, मेमोरी से, मेमोरी बस यानी कि डेटा से डेटा उठा के, ये भी आपको बताया था ना कि यहां से डेटा उठा के आप किस में रखते हैं, यहाँ पे। अब हो सकता है कि अब जब MDR में डेटा आ गया तो हो सकता है आपको प्रोसेसर को चाहिए हो सकता है आपको किसी रजिस्टर को चाहिए हो, तो MDR से डेटा उठा के आप किसी में रखोगे ना, जैसे इस केस में आप किस में रख रहे हो, R2 में, तो यहाँ पे हो सकता है कोई रजिस्टर कनेक्टेड हो R2, तो कौन एक्टिव होगा, MDR आउट। आउट का मतलब यहां से डेटा निकल के इधर जा रहा है, और हो सकता है R2 से डेटा उठ के आपको यहां रखना हो, तो यानी कि इन वाला, ये है आउट, ये है इन। ठीक है, सिंपल सा है, ये एक डायग्राम इसलिए का, मेमोरी डेटा रजिस्टर जो होता है बाई डायरेक्शनल हो सकता है, प्रोसेसर को नीड और हो सकता है मेमोरी को नीड हो, तो डेटा यहाँ से उठ के इधर भी चला जाता है और यहाँ से उठ के इधर भी आ जाता है, इसलिए बाई डायरेक्शनल है। ये आउट मतलब यहाँ से डेटा इधर जा रहा है, इन मतलब यहाँ से, यानी कि डेटा बस से, डेटा लाइन मतलब डेटा बस, डेटा बस किसकी, मेमोरी की, मेमोरी से उठ के डेटा डेटा बस में पड़ा है और डेटा बस से उठ के डेटा मेमोरी डेटा रजिस्टर में जा रहा है ना। अब यहाँ से डेटा किसी रजिस्टर को चाहिए तो यहाँ से निकल के यहाँ चला जाए। ठीक है, तो ये वाला इन और आउट यूज होता रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम है। अब आपके आते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन, जैसे आपने ये पढ़ा ऐसे ही अगला टॉपिक है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। सो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन रिफर टू द एक्ट ऑफ स्विचिंग द एग्जीक्यूशन टू अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मीनिंग है, आप एक अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते जा रहे हो, एग्जीक्यूट करते करते सडनली आप किसी और इंस्ट्रक्शन पे जंप कर जाओ, हो सकता है वो आप किसी कंडीशन के बेसिस पे कर रहे हो और हो सकता है बस आप ऐसे ही कर रहे हो। ऐसा हो सकता है ना कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आप इस वाले स्टेप पे जंप कर जाओगे, अगर नहीं हुई तो आप नहीं जंप करोगे, और हो सकता है कि इस स्टेप को कराने के बाद आपको नीचे वाला पोर्शन चलाना ही ना हो, बस आप चाहते हो कि इसके बाद कहाँ जंप हो जाए, ये तो उसको हम बोलते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन। वो कंडीशनल भी होते हैं और नॉट कंडीशन यानी कि अनकंडीशन, दोनों पे डिपेंड करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, जंप कंडीशनल भी हो सकते हैं, अनकंडीशनल भी हो सकते हैं, कॉल अनकंडीशनल भी हो सकते हैं, कंडीशनल भी हो सकते हैं, रिटर्न अनकंडीशनल भी हो सकते हैं, और कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब है किसी कंडीशन के बेसिस पे कोई जंपिंग होगी, अनकंडीशनल का मतलब है विदाउट एनी कंडीशन, बस यू विल जंप बिकॉज आपको ये काम करना है। तो सबसे पहले जंप इंस्ट्रक्शन। The jump instruction transfer the program sequence to a memory address given in the operand based on the specified flag। यानी कि जो जंप इंस्ट्रक्शन होते हैं प्रोग्राम सीक्वेंस में क्या होता है कि वो इस पर्टिकुलर पोर्शन से दूसरे पर्टिकुलर पोर्शन पे चले जाता है, डिपेंड जो भी फ्लैग क्या होता है, एक बिट ऑफ मेमोरी होती है जो यूज होती है कहीं भी जंप करने के लिए। जंप इंस्ट्रक्शन आर ऑफ 2 टाइप, एक तो अनकंडीशनल होते हैं और एक कंडीशनल होते हैं। देखो जो आपके अनकंडीशनल होते हैं, जैसे आपका लिखा है JMP का मतलब है जंप करना है, कोई भी ऑपरेंड पार्ट दे रखा हो, कोई एड्रेस, यानी कि लिखा है जंप 2050। 2050 क्या है, एक एड्रेस लोकेशन है मेमोरी का जिसपे आपको जंप करना है, कोई कंडीशन नहीं है, बस सपोज
मैंने लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फोर्थ पे लिखने के बाद मैं लिख दूं JMP 2050, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में जहां भी लोकेशन 2050 दे रखी है वहां पे आपको जंप कर जाना है, कोई रीजन नहीं है, ठीक है। यानी कि इसके बाद सपोज यहाँ पे वो लोकेशन है तो ये डायरेक्टली यहाँ जंप कर जाएगा, नीचे का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, ठीक है। ये होती है अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। ट्रांसफर द प्रोग्राम सीक्वेंस टू द डिस्क्राइब्ड मेमोरी लोकेशन, जो भी मेमोरी लोकेशन होती है उस पर भेज दिया जाता है। ऑप कोड का मतलब होता है कि आप कराना क्या चाहते हो, इस कोड में क्या लिखा है, JMP का मतलब होता है जंप, जंप टू द एड्रेस, ये एड्रेस क्या है 2050, JMP का मतलब है कूदाना, ठीक है, जंप। अब यहाँ पे होता है कंडीशनल, कंडीशनल मतलब किसी कंडीशन के बेसिस पे आप जंप कराओगे, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे बीच के कुछ इंस्ट्रक्शन को छोड़ोगे, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन जस्टिफाइड या सेटिस्फाई होगी तभी। ट्रांसफर द प्रोग्राम सीक्वेंस टू द डिस्क्राइब मेमोरी लोकेशन ओनली इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और ट्रू, जैसे JC, JNC यानी कि कैरी बिट, C का मतलब होता है कैरी। जब आप दो बिट्स को ऐड करते हो, जैसे 1 0 1 1, हो सकता है 0 + 1 1, 1 + 1 0 विद कैरी, अगर ये कैरी जनरेट होगी तो जंप होगा, अगर कैरी जनरेट नहीं होगी तो जंप होगा। जैसे लिखा है JC आपका ऑप कोड है, यानी कि जंप विद कैरी, जंप इफ कैरी जनरेट, jump if carry not, है ना, अगर कैरी जनरेट नहीं होगी। अब ये एक एड्रेस दे रखा है, देखो JC 2050, यानी कि जंप कर जाओ इस एड्रेस पे अगर कैरी बिट, यानी कि कैरी फ्लैग, एक तरह का फ्लैग होता है, फ्लैग क्या है, एक मेमोरी लोकेशन ही है जो सिर्फ एक बिट को स्टोर कर सकती है, या तो 0 या 1, ये सिर्फ एक ही बिट को करती है, ऐसा नहीं है कि 1 1 1 0, सिर्फ 1 या 0 को। तो अगर कैरी फ्लैग यानी कि जो बिट है वो 1 होगी तभी आप इस एड्रेस पे जंप करोगे। JNC 2050 यानी कि अगर कैरी बिट 0 होगी, यानी कि कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगी। 0 का मतलब है, अगर सपोज ये लिखा है कैरी बिट, अगर ये 0 है इसका मतलब है नो कैरी जनरेट, का मतलब है कैरी जनरेट, ठीक है, इतना समझ आया आपको। देखो जंप टू द एड्रेस इफ कैरी फ्लैग इज 0, अगर कैरी फ्लैग 0 है तभी आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप कर पाएंगे। अब अगला आता है कॉल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपका जंप होगा ऐसे ही ब्रांच में दूसरा है कॉल इंस्ट्रक्शन। द कॉल इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द प्रोग्राम सीक्वेंस टू द मेमोरी एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड, यानी कि जो ऑपरेंड पोर्शन पे जो एड्रेस होता है उस पर कब जंप करता है, बिफोर, मतलब वो जंप करता है, डिपेंड करता है कोई कंडीशन है या कंडीशन नहीं है। अगर नहीं कंडीशन है तो नॉर्मली कॉल हो जाएगी, यानी कि उस एड्रेस पे जंप कर जाएगा, और कोई कंडीशन होगी तो उस कंडीशन के ट्रू होने पे जंप करेगा। लेकिन बिफोर ट्रांसफरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर कॉल इज पुश ऑन टू द स्टैक, यानी कि सपोज कॉल करिए आपने 2050, यानी कि आपको कॉल करेंगे, आप इस वाले लोकेशन पे जाके कॉल कर रहे हो, पर इसके बाद भी तो कोई नीचे का पोर्शन होगा जो यूज होगा, उस पोर्शन के एड्रेस को आप स्टैक में डाल देंगे। स्टैक क्या होता है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, पुश एंड पॉप पे वर्क करता है। आप इसमें से पहला एलिमेंट, एक ही एलिमेंट पुश कर सकते हैं या पॉप कर सकते हैं एक बार में, ऐसा होता है ना, अभी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, ठीक है। कॉल इंस्ट्रक्शन आर ऑफ टू टाइप, अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन और कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। देखो अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट ट्रांसफर द प्रोग्राम सीक्वेंस टू द मेमोरी एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड फील्ड, यानी कि जो ऑपरेंड फील्ड में दे रखा है, सपोज ये ऑपकोड है कॉल, एड्रेस आपका ऑपरेंड हो गया। अनकंडीशनल कॉल के कॉल 2050, आपको इस लोकेशन को क्या करनी है, कॉल करना है, बुलाना है। तो यानी कि जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो
उसके बाद क्या होगा, देखो कॉल मतलब कि सपोज ये लोकेशन चल रही है आपकी, आपने इस पोर्शन को बुलाया, बुलाने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, काम होने के बाद तो आप नीचे का पोर्शन चलाओगे ना, क्योंकि 211 के बाद आपका 2112 चलेगा, 2113 चलेगा, तो जो इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसको आप किस में डाल देते हो, स्टैक में। ऐसे ही होता है कंडीशनल कॉल। कंडीशनल कॉल का मतलब है ये कॉल तब होगा अगर कैरी बिट क्या होगी, 1। कॉल इफ कैरी बिट इज 1, तब ये कॉल होगी जब कैरी बिट क्या होगी, सीसी मतलब कैरी बिट इज कैरी कॉल इफ कैरी फ्लैग इज 1, ये कॉल होगी जब कैरी फ्लैग क्या है, 0। सपोज आपने लिखा है CC 2050, इस लोकेशन को कॉल तब होगी जब कैरी बिट क्या होगा, 1। इस लोकेशन को कॉल तब होगी जब कैरी बिट मतलब कि कैरी बिट 0 होगी या फिर 1 नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, आप किसी लोकेशन को इस पर्टिकुलर पोर्शन पे कॉल कर रहे हो, यानी कि इसको आप कॉल कर रहे हो कहीं पे। आप समझो कि आपको कोई काम करना है, किसी पर्सन को बुलाना है, तो आपको कोई काम करना था बट आपके पास वो पेन नहीं था, तो आपने बुलाया, उससे बोला मुझे पेन दे दो। काम करने के बाद आप अपना नॉर्मल वर्क तो करोगे जब आपका काम हो जाएगा, तो इसलिए हम स्टैक में डालते हैं। अब अगला क्या है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपने पढ़ा, रिटर्न मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे रिटर्न हो जाना, ठीक है। सपोज आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, तो फंक्शन में आपको होगा जब आप काम कर लेते हो, आपने अगर ये पढ़ा है फंक्शंस यानी कि सी में, तो आपने देखा होगा सपोज एक फंक्शन कॉल की गई सम वॉइड मेन के अंदर, तो अब मैं ये काम कर रही हूं, ठीक है। आपने कोई कॉल की, आपने क्या करा, यहाँ पे इसे बुलाया, फंक्शन कॉल हुई, तो काम करने के बाद जो भी ये काम कर रहा है उसके बाद एक वैल्यू कहाँ रिटर्न करेगा, जे को। तो यही वो रिटर्न है, जब आप काम होने के बाद जो भी काम है कहीं पे वैल्यू आपको रिटर्न करनी है। पहले वाले में क्या, किसी पोर्शन को आप बुला रहे थे, यहाँ पे क्या है, किसी पोर्शन को आप रिटर्न कर रहे हो, किसी वैल्यू को, किसी चीज को, किसी एक्सप्रेशन को, जो भी। यानी कि सी के अगर कंटेक्स्ट में आपने फंक्शन पढ़ा था कि आप रिटर्न करो, 2 नंबर को ऐड करने के बाद जो सम है वो आप मेन में रिटर्न करते हो, ये बिल्कुल वैसे ही है द रिटर्न इंस्ट्रक्शन। क्योंकि यहाँ पे मशीन के टर्म में बात करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज के टर्म में, तो यहाँ पे ये अलग है, पर रिटर्न वही है जो आप सी में पढ़ के आए। द रिटर्न इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द प्रोग्राम सीक्वेंस फ्रॉम द सब रूटीन टू द कॉलिंग प्रोग्राम। यानी कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन रिटर्न कर देता है, ट्रांसफर द प्रोग्राम सीक्वेंस फ्रॉम द सब रूटीन टू द कॉलिंग प्रोग्राम। जो भी कॉल बुला रहा है वो सब रूटीन में से उस पोर्शन को रिटर्न कर देता है। द रिटर्न इंस्ट्रक्शन आर ऑफ 2 टाइप, एक तो अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन होते हैं और एक कंडीशनल होता है, ठीक है। आपका कंडीशनल क्या है कि आपको किसी कंडीशन पे आपको वापस वैल्यू रिटर्न करनी है, वरना ऐसे ही रिटर्न कर देनी है। द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर अनकंडीशनली फ्रॉम द सब रूटीन टू द कॉलिंग प्रोग्राम। जैसे कि RET क्या है, रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन अनकंडीशनली, यानी कि बस आपको काम कंप्लीट होने के बाद, जैसे जब आप फंक्शंस पढ़ते थे, जब 2 नंबर को ऐड कर लिया उसके बाद आप डायरेक्टली क्या हो जाते थे, बस रिटर्न हो जाते थे, आपका काम कंप्लीट हो गया तो उस लोकेशन पे रिटर्न हो गए, ये RET लिखा जाता है। अब ये होता है कंडीशन, यानी कि आप तभी रिटर्न हो पाएंगे, रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन। सब रूटीन क्या होता है, सब रूटीन एक पीस, अच्छा आपने पढ़ा है फंक्शन, फंक्शन आप पढ़ के आए, फंक्शन में एक होता था छोटा सा पोर्शन, जैसे आप यहाँ पे लिखते थे फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन, फिर आप फंक्शन कॉल करते थे, यहाँ पे सम कॉल किया, और जो ये फंक्शन डेफिनेशन बनाते थे आप नीचे, उसी को हम सब रूटीन कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, यानी कि वहां पे वो कॉल फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। सब रूटीन क्या है, सब रूटीन एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है जो प्रोग्राम में रिपीटेडली यूज होता है, तो उसको बार बार लिखने की जगह हम क्या करते हैं, एक जगह अलग लिख देते हैं। तो
जब काम हो जाता है, एक तो आप काम होने के बाद नॉर्मली रिटर्न हो जाते हैं, तो वही रिटर्न को यहाँ पे अनकंडीशनल। लेकिन एक रिटर्न आप कब होते हैं, जब कोई कंडीशन ट्रू होते हैं, यानी कि ये रिटर्न तब होगा जब आपका जो है सब रूटीन से रिटर्न तब होगा अगर कैरी बिट फ्लैग 1 होगा। देखो इसमें बहुत सारे थे, मैं आपको एज एन एग्जांपल सिर्फ कैरी बिट का लेके दिखा रही हूँ। हो सकता है 0 बिट हो और बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, वो आप माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ोगे, अभी यहाँ पे नहीं। तो इसलिए कैरी बिट मैंने इसलिए लिया क्योंकि कैरी बिट मतलब 2 नंबर को ऐड करके जब कोई कैरी जनरेट हो रही है ना, तो इसलिए कैरी बिट का ऑप्शन लिया। RNC मतलब आप रिटर्न करोगे सब रूटीन से अगर कैरी बिट जो है नहीं जनरेट होंगे, यानी कि कैरी फ्लैग क्या होगा, 0 का है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं RNC, इसको RC। ठीक है, अब आता है सब रूटीन। सिंपल सा सब रूटीन क्या होता है, एक सिंपल सा पीस ऑफ कोड होता है जो रिपीटेडली यूज होता रहता है और उसे आप यूज करते हैं। देखो ये लाइन रह गई, द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर अनकंडीशनली फ्रॉम द सब रूटीन दैट कॉलिंग प्रोग्राम ओनली इफ कंडीशन इज सेटिस्फाई, यानी कंडीशन जब ट्रू होती है तभी ही रिटर्न करता है, जबकि सब रूटीन नॉर्मली अनकंडीशनली रिटर्न कर जाता है। यहाँ पे कब रिटर्न होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। अब सब रूटीन्स होते क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड रिपीटेडली इन अ प्रोग्राम कैन बी रिफर्ड एज सब रूटीन, यानी कि एक पीस ऑफ कोड है जो रिपीटेडली यूज हो रहा है, रेदर देन उसे बार बार लिखने की जगह आपने एक छोटा सा मॉड्यूल, एक छोटा सा पोर्शन बना दिया जिसे आप बार बार कॉल करा सकते हैं। ठीक है, only one copy of this instruction is stored in the memory. When a subroutine is required, it can be called many times during the एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। सपोज एक पीस ऑफ कोड है जो प्रोग्राम में 10 बार यूज हो रहा है, 10 बार यूज होने की जगह आपने उसका नाम दे दिया सपोज x, आप बार बार उसे कॉल कर लो और वो एक ही बार लिखा जाएगा, बार बार लिखने की जगह एक बार। जो एक पीस ऑफ कोड एक बार लिखा जाता है, प्रोग्राम में बार बार रिपीटेडली यूज होता है, उसको यहाँ पे हम सब रूटीन कहते हैं। समझो जहाँ पे जब आपने सी में फंक्शन डेफिनेशन लिखी थी वो आप बार बार कॉल कर सकते थे, ऐसे ही यहाँ पे उसको नाम सब रूटीन दे दिया गया। ठीक है, एज कॉल सब रूटीन इंस्ट्रक्शन कॉल द सब रूटीन, यानी कि आपका कॉल सब रूटीन इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे वहां पे फंक्शन कॉल कहते थे, इसे कॉल सब रूटीन इंस्ट्रक्शन कहते हैं। वो कॉल करता है सब रूटीन को एंड केयर शुड बी टेकन व्हाइल रिटर्निंग अ सब रूटीन, एज सब रूटीन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेस फ्रॉम द मेमोरी। आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आपने इंस्ट्रक्शन को कॉल की है, आपने सब रूटीन को कॉल किया है, उसके बाद वो सही प्लेस पे रिटर्न हो, यानी कि आपको जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, सपोज आपके ये इंस्ट्रक्शन चल रहे थे, उसके बाद आपने सब रूटीन इंस्ट्रक्शन को कॉल किया, तो सब रूटीन पे जो भी काम था वो हो गया। होने के बाद जो इस इंस्ट्रक्शन के आपका ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था उसका एड्रेस आपको स्टैक में डाल देना, ताकि पता लग जाए कि भाई जब सब रूटीन वाला काम कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है। सपोज आप क्या कर रहे होते हो, आप कोई बुक पढ़ रहे होते, सपोज कोई आपसे मिलने आया, तो आप क्या करते हो, बुक मार्क लगा देते हो, सो दैट जब आप वो पर्सन चला जाए तो आप दोबारा से देख सको कि भाई आप कहाँ पे लास्ट नॉवल पढ़ रहे थे। तो ऐसे ही कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि उसने कहाँ तक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दिया था, तो इसलिए वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस होता है वो स्टैक में डाल देता है। जब ये सब रूटीन कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस है वो स्टैक से निकल के आ जाता है और आपका प्रोग्राम नॉर्मल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। द कंटेंट ऑफ द पीसी मस्ट बी सेव्ड बाय द कॉल सब रूटीन इंस्ट्रक्शन टू मेक अ करेक्ट रिटर्निंग टू द प्रोग्राम सेम टाइम पे, यानी कि पीसी क्या होता है, नेक्स्ट, भाई आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर में, तो उस एड्रेस को आपको स्टोर करना होता है, क्योंकि पीसी में सब रूटीन से पहले जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो स्टोर कर देना चाहिए, ताकि जब ये सब रूटीन कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। ये आपका सब रूटीन है। अब मेन डिफरेंस क्या है ब्रांच इंस्ट्रक्शन में, कॉल सब रूटीन इंस्ट्रक्शन में। देखो जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन होते हैं वो नॉर्मली मशीन लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, ठीक है, यानी कि आपने पढ़ा होगा अभी रिटर्न, RET, CC, ये आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज है। जबकि और इट इज यूज्ड टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप यहाँ से यहाँ चले गए, एकदम जंप कर गए, किसी सिचुएशन पे जंप करा या आप कॉल कर दी, तो यानी कि ये सीक्वेंस को चेंज करने के लिए यूज होते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन। जबकि ये कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं, ये सीक्वेंस चेंज नहीं करते। फॉर अ बीइंग टाइम आप कहीं और कंट्रोल पहुंचा देते हो,
जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है वापस आ जाते हो। जबकि ये क्यों यूज होते हैं? सब रूटीन्स को कॉल करने के लिए। जो आपके कॉल सब रूटीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके सब रूटीन को कॉल करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम काउंटर है इज चेंज टू द न्यू ब्रांच लोकेशन, यानी कि देखो जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन होता है तो प्रोग्राम काउंटर चेंज हो जाता है न्यू ब्रांच इंस्ट्रक्शन पे। यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जैसे प्रोग्राम काउंटर था, प्रोग्राम काउंटर में जब आपने लिखा जंप 2050 तो इसकी वैल्यू हो गई 2050, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन जब आप कॉल सब रूटीन इंस्ट्रक्शन की बात करते हो, जो प्रोग्राम काउंटर है उसे आपको स्टैक में रखना पड़ता है। क्यों? ताकि जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो वापस पाई जा सके जब आपका सब रूटीन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये आपका ब्रांच इंस्ट्रक्शन और सब रूटीन इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। मेनली यही क्वेश्चन आता है, कई बार ही, मतलब बहुत रेयर होता है कि इसके ऊपर कुछ आता है, ये कम आता है। ठीक है, लेकिन कई बार वो ऐसे पूछ लेते हैं कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो बस आपका मेनली यही छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसके अलावा आपको उसके डिफरेंस की नीड नहीं है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, ये आपका 2 मार्क्स में भी आया हुआ है, और ये कई बार जैसे 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसके साथ लग के आ जाते हैं ना 2 क्वेश्चन 3.5 में, वो वैसे तो आपसे पूछा गया है। देखो ये चीज आपको तब समझ आएगी जब आप इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ लेंगे। मैंने ये आपको यूनिट 1 में करा दिया। ठीक है, सपोज R1 की वैल्यू इनिशियली आपने क्या मानी है कि वो 0 है, तो इसमें क्या बोला है, #6 का मतलब होता है ये कांस्टेंट वैल्यू है। #6 का मतलब है इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू 6। ठीक है, जिसको आपको किस में डालना है, R1 में, यानी कि R1 की वैल्यू क्या हो गई 6। इसका मतलब है मूव और पुट, जो मैंने वहां पे पढ़ाया था MOVE था, और ये मूव वो वाला है दूसरा। ठीक है, पुट द वैल्यू 6 इन R1। ठीक है, पहला पॉइंट ये आ गया। अब दूसरा क्या है, R2 में क्या डाल दो, 5, मूव और पुट द वैल्यू 5 इन R2। R2 इतना आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। R1 में ऐड करके आपको किस में डालना है, R3 में। इस लाइन का मतलब है R1 में जो भी वैल्यू है उसे R1 के साथ, क्योंकि 2 R1 है, और उसे स्टोर किस में करना है, R3 में। तो R1 में क्या पड़ा है, 6 प्लस 6 कितना हुआ, 12। सिक्स प्लस 6 12। तो R3 में क्या डाल दिया, ठीक है, R3 में 12 डाल दिया। ठीक है, अब अगला क्या लिखा है, यानी कि R3 में 12 हो गया, R1 में अभी भी 6 है और R2 में 5 है। अब क्या करना है, R1 में क्या डालो, R3 माइनस R2। R3 में क्या पड़ा है आपका 12 माइनस 5 कितना होता है 6, यानी कि 12 माइनस 5 कितना होता है 7। तो आपकी R1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 7। ठीक है, अब इसका क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि R3 में जो भी वैल्यू है, R3 में कौन सी वैल्यू जाएगी, R1 की, R1 से मल्टीप्लाई। R1 में क्या पड़ा है 7, 7 7 जा 49, यानी कि 49 किस में आ गया, R3 में। तो यही पूछा था, एज्यूम दैट ऑल रजिस्टर आर इनिशियली 0, यानी कि सारे रजिस्टर 0 थे। वही है कि जब आप 0 पे कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो नई वैल्यू आ जाएगी, तो 0 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, R1 की वैल्यू क्या आई, आंसर इज, अब हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ ले R2 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू क्या है, सिंपल। ठीक है, सबको इनिशियलाइज करा है 0 से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बस ये बताया गया है कि पहले से कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी है। ठीक है, तो मैंने ऐसा चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं
कि भाई R2, R3 और R1 तीनों की वैल्यू क्या है इनिशियली, जीरो। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो होते हैं कैसे लिखते हैं, ये चीज मैंने आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो यूनिट 1 में कराया था वहां आपको बता दिया था। मूव मतलब को फिर भी बता दें, मूव का मतलब होता है 6 वैल्यू को R1 में, 5 वैल्यू को R2 में, R1 को ऐड करके किस में डालो R3 में, R3 में से R2 माइनस करो R1 में, एंड इसमें डाल के इसमें कर दो। ठीक है, यही आपके दो क्वेश्चन है। थैंक यू।